अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज ही बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, और वो है कि उस रोशनी के बारे में जो हर वक्त हमारे मोबाइल फ़ोन से या फिर जो लैपटॉप्स हम यूज़ कर रहे होते हैं इन जैसे गैजेट्स से निकल रही होती है और सीधी हमारी आँखों में जाती है। हम ये जानेंगे कि इसके हमारे सेहत पर और बिलखसूस हमारे दिमाग पर क्या असरात होते हैं। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी जहाँ हमें कई जो है मुफीद है हमारे लिए, वही उसकी दी गई जो सहूलियात हैं उसके कुछ मनफी असरात भी हमारे पास हैं या हमारे ऊपर उसके नज़र आते हैं, जिनसे बचना मेरे ख्याल से बेहद ज़रूरी होता जा रहा है। मोबाइल फ़ोन यूँ तो उस तहज़ीब की या इस कह ले कि इस जनरेशन की या इस एरा की एक बहुत बड़ी नेमत है। एक छोटे से गैजेट में हम दुनिया भर की चीज़ें वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और आजकल तो हर छोटे बड़े के पास टच मोबाइल फ़ोन होता है, उसके पास गैजेट्स मौजूद होते हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, आईपैड्स मौजूद हैं, जिनसे वो फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। और ये दौर तो इस कदर तब्दील हो चुका है कि अब हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते हैं कब हम मोबाइल फ़ोन छोड़ सकें। हम सारा दिन किसी न किसी काम के हवाले से अपने मोबाइल फ़ोन में ही लगे रहते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से आता है और बीसियों फंक्शंस का भी हमें इसके पता है। मगर अफसोस की बात यह है कि काश यूज़ के साथ साथ कुछ बेसिक मैनर्स भी हम लोग सीख लें। इसके इस्तेमाल के जो मनफी पहलू हैं वो भी हम जानते थे और उनको भी अपने रवैये का हिस्सा बनाया था, लेकिन हम नहीं बना सके। जैसे किसी भी गैजेट के इस्तेमाल से पहले ये शऊर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना। और बिल्कुल इसी तरह ये जानना भी अहम है कि एक दिन में हमने कितनी स्क्रीन टाइम हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है और कब होना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे होते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए भी हम लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, रील्स देख रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, सब कुछ करें, मगर मेरे ख्याल से देयर मस्ट बी सम लिमिट्स एंड वी शुड नॉट गो बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स। हमें कुछ अपने लिए लिमिट्स जो है ना उनका तयन करना चाहिए। हमारा मसला पता है क्या है कि हम हमारे हाथ कोई भी चीज़ लगती है ना तो हम फिर उसकी जान नहीं छोड़ते हैं और उसका बेदरेक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पागलों की तरह बिना ध्यान दिए उसी में लगे रहते हैं। सच पूछे तो ये हालत ऐसी है जैसे किसी बंदर के हाथ माचिस लग गई हो, और इसका खुमियाजा हमें इस तरह भुगतना पड़ता है कि अमूमन हमें आई साइट के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनको कितने मोटे मोटे ग्लास वाली ग्लासेस लगी हुई होती हैं और हमें डोपामिन इम्बैलेंस होता जा रहा है। बल्कि ना सिर्फ डोपामिन बल्कि कई इस तरह के इमोशनल इम्बैलेंस हमारी कॉम होती जा रही है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी ना हो। जो रील्स या फिर जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट हम देखते हैं या आप देखते हैं या मुसलसल सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में हम लोग लगे रहते हैं, इसका आपके दिमाग पर कैसे असर हो रहा होता है। इसमें होता यह है कि आपका माइंड हाइपर एक्टिवनेस स्टेट में चला जाता है और दिमाग का सिर्फ एक ही जो हिस्सा है, हमारे दिमाग के 4 हिस्से होते हैं और हमारा जो दिमाग का एक हिस्सा है वो काम करना शुरू हो जाता है और उसी की सिर्फ ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि सिर्फ हम काम उसी से ले रहे होते हैं। बाकी जो हमारे हिस्से होते हैं वो बिल्कुल डम पड़े रहते हैं, मतलब उनका कोई काम नहीं होता। ज़रा इमेजिन करें कि चले एक बाग की मिसाल ले लेते हैं कि आपका एक बाग है, आप बस बाग के एक हिस्से को पानी दे रहे हैं और बाकी हिस्से को महीनों तक जाकर आपने देखा ही नहीं है, उसकी देखभाल ही नहीं किया, उसको पानी ही नहीं दिया, तो जो हालत इस बकिया हिस्से की हो जाएगी ना, ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं रहेगा। जिस हिस्से को आप पानी दे रहे हैं, जिसकी देखभाल कर रहे हैं, जो ग्रो हो रहा है, वहाँ पे पौधे भी निकलेंगे, वहाँ पे अगर आपने फलदार दरख्त लगाए हैं तो आपको फल भी मिलेंगे। बाकी जो हिस्सा है वो तो वैसे ही रहेगा ना, उसकी तो कोई भी देखभाल नहीं करेगा। और वैसे ही हालत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आपके माइंड की भी बन जाती है, जिसका इजहार इस तरह से होता है कि अमूमन आपके लिए हकीकी दुनिया में लोगों से इंटरेक्ट करना बड़ा टफ़ हो जाता है। लोगों से बात करना या अपनी बात कहना, ये सारी चीज़ें
चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो होना ये चाहिए कि आप लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को तरजीह दें, रोज़ाना की अपनी रूटीन बनाएं कि आपने कौन सा 1 घंटा जो है ना वो स्क्रीन टाइम को देना है। सच पूछे तो मेरे ख्याल से जो एक घंटा है ना, ये भी मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए या हम सब के लिए। ये मैं अपने आप को भी तलकीन कर रही हूँ, तो सिर्फ आपको नहीं बोल रही होती। इस सब के लिए ना फिर चाहिए कि आपका मकसद कुछ भी हो, इससे ज़्यादा वक्त देना अयाशी है, बल्कि मैं अयाशी नहीं कहूँगी, ये उल्टा हमारे लिए सज़ा है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि हम जिस तरह इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि ये हमें इस्तेमाल कर रहा होता है। हमारी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही होती, बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम माइंड के हवाले से कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट, वो नहीं हो रही होती। बच्चे स्पीच डिले के साथ आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो मांद पड़ना शुरू हो जाती है, जो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स या स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इवन दो आप ये भी कभी अंदाज़ा लगाइएगा कि जब आप रात को सोने के टाइम अपना फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो आप जितना मर्ज़ी नींद में हो, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, फ़ोन पकड़ते हैं, तो आपकी नींद उड़ जाती है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। और इवन दो कि उसके बाद आपको अच्छी वाली क्वालिटी वाली नींद भी नहीं आती है, क्वालिटी स्लीप नहीं आती, आपका माइंड काम कर रहा होता है। इसलिए एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि जब आप रात को सोने जा रहे हैं तो उससे एटलीस्ट 1-1.5 घंटे आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना है उससे पहले, ताकि आप अच्छी डीप स्लीप ले सके। डीप स्लीप नहीं आ रही है, उसका भी यही मसला है कि हम लोग फ़ोन यूज़ करते करते सो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं सुबह तो ऐसे लग रहा है कि हम बहुत लेथार्जिक फ़ील कर रहे हैं, हमारी नींद ही पूरी नहीं हुई है, हमारा माइंड सारी रात चलता रहा है। वो सिर्फ इसी वजह से है। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन की यूजेज की वजह से, ज़्यादा यूजेज की वजह से हमारे डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, जिसको बेहतर करना ज़रूरी है। तो ये आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है कि किस तरह आपने अपनी इस हैबिट को डेवलप करना है और बेहतर भी बनाना है। तो अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम अपने ज़हनी मसाइल के हवाले से, क्योंकि रेशो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर ज़हनी मसाइल, नफ्सियाती मसाइल हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। पहले जब हम देखते थे कि कोई इक्का दुक्का बंदा होता था जो कहता था मुझे डिप्रेशन है, ये एंजाइटी का शिकार हूँ मैं, या फिर स्ट्रेस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आप जिससे भी मिलेंगे ना, वो सबसे पहले यही शिकायत करेगा कि मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, मैं एंजाइटी का शिकार हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करती जा रही हैं हमारी सोसाइटी में। तो इसका हल क्या है? दूसरा ये कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो हमारे घरों में बच्चे जो खेल रहे होते हैं, आजकल उनमें भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उनका हल क्या हो सकता है? ख़ास तौर पर इसकी कॉजेज़ क्या हैं, रीज़न क्या है जो ये मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, इसकी रेशो जो है इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो इस पर हमने बात करनी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि होम्योपैथी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ साथ हमें मुनज़्ज़ा साबरी ने भी ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मुनज़्ज़ा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो फिर डॉक्टर साहब आप इससे स्टार्ट कर लेते हैं। जिसने मैंने बात की कि पहले हम देखते थे कि इक्का दुक्का होता था बंदा जो कहता था कि जी मुझे कोई डिप्रेशन का मैं शिकार हूँ, एंजाइटी है, ये स्ट्रेस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब तो हर दूसरा बंदा यही शिकायत करता है, जिससे पहली दफ़ा मिलें तो पहला सवाल या पहली कंप्लेन ये होती है मुझे आजकल स्ट्रेस बहुत हो रहा है, मुझे लगता है डिप्रेशन में जा रहा हूँ। क्या ये वाकई इतना स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी डिप्रेशन इतना आम हो गया है, या सारे इसको अपने अंदर जो है ना वो कह रहे हैं कि अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने जो बात की है, हमारे माशरे का इस टाइम सबसे ज़्यादा उभरता और एक हॉट इशूज़ है जिसके ऊपर लोग बहुत मोस्टली तो बात करना पसंद नहीं करते, और अगर कोई बात करता है तो उसमें उसको या तो मेंटल डिक्लेयर कर दिया जाता है या फिर उसको नफसियाती मरीज़ समझ लिया जाता है, क्योंकि बात सुनने वाला कोई नहीं होता और प्रॉपर हल बताने वाले कोई नहीं होते कि हमने क्या करना और किस तरह से इन चीज़ों को लेके आगे चल रहा है। बेसिकली जो चीज़ इसमें देखा जाए कि अब इसमें मुख्तलिफ इसकी किस्में आ जाती हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, बाइपोलर डिजीज़ है, शिज़ोफ्रीनिया है, इस तरह करके मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं मेंटल हेल्थ इलनेस के हवाले से। किसी एक चीज़ को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि क्या है। हाइपर एक्टिविटी है,
अच्छा, अब इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो ये एनालिसिस उस टाइम किया जाता है जब आप किसी अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं। अच्छा। अब आपको वो चीज़ें बता रहे हैं या उसमें से आप जब चीज़ की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले एक चीज़ आती है फ़ियर। मैं जो अपने पेशेंट्स को हम जब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपका प्रॉब्लम किस जगह से शुरू हो रहा है कि आपको फ़ियर है। अब फ़ियर में सबसे पहले जो आता है वो है फ़ियर, जो चीज़ को जनरेट करती है वो है एंजाइटी। और एंजाइटी सबसे पहले आएगी हेल्थ से रिलेटेड, कि हर टाइम जो पेशेंट हैं इस तरह के खौफ में रहते हैं और ये समझते हैं कि उनको अभी हार्ट अटैक हो गया है, अभी कोई चीज़ हो गई, इवन कि उन्होंने अगर किसी की खबर की गम की सुन ली है तो फ़ौरन वो अपनी हार्ट बीट जो उनकी 120 125 के ऊपर चली जाएगी। तो इस कंडीशन में वो लोगों से मिलना जुलना और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं और मिलते नहीं हैं, को बात नहीं करते किसी से, और ये फिर ये तन्हाई और ये चीज़ें जो इसमें मजीद जो इनकी बीमारी में इजाफा करना शुरू कर देती है। पहले जिस तरह मैंने बात की कि इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस भी नहीं थी, ये कोरोना के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी बढ़ना शुरू हुई है। जी जी बिल्कुल, ये देखा जाए तो कोरोना को आप देखें ना कि कोरोना में जो कोरोना से इसने डेथ हमारे हुई, mental फियर level को बहुत ज़्यादा से जो है ना ज़्यादातर जो disturb है किया है। वो डेथ हुई हैं। जो भी पेशेंट से मोस्टली फियर थी, एक खौफ क्रिएट पैदा हो किया गया गया हुआ और था सब पूरी कुछ दुनिया चीज़ें में। थी, तो वो लोग पता चलता था कोरोना तो वो गली से कोई नहीं गुजरता था, और जिसको पता चलता था कोरोना वो वैसे ही उसकी इम्यूनिटी और चीज़ें ख़त्म हो जाती थी और फ़ौरन उनकी पेशेंट जो वो डेथ हो जाती थी मोस्टली। इसमें चीज़ें एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, इन सब चीज़ों को जो है ना हम इनको अलग अलग से लिया जाता है। कुछ चीज़ें नफ्सियाती तौर पे आपके साथ होती हैं, जेनेटिक आ रही हैं, कुछ आपके खुराक के साथ रद्द अमल है उनका, के खुराक के साथ चल रहे होते हैं आप, तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुनज़्ज़ा आपसे पूछना चाहूँगी यही सवाल कि अगर हमारे दिमाग में, क्योंकि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप अच्छे तरीके से बता सकेंगी कि एक तो वजह क्या है कि हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं या नफ्सियाती मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में। दूसरा ये कि अगर कोई फियर हमारे दिमाग में बैठ जाता है, जिस तरह मैंने कोरोना की बात की है, क्योंकि रीसेंट एग्जांपल हमारे पास वही है कि एक पेंडेमिक था, पूरी दुनिया में खौफ फैला हुआ था कि किसी भी टाइम किसी को भी कुछ हो जाए और वो उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है। तो क्या इसको हम केटर कर सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं अगर एक दफ़ा हमारे कोई किसी चीज़ का फियर हमारे दिमाग में बैठ जाए तो? जी, साइकोलॉजिस्ट का काम ही ये होता है कि आप पेशेंट की जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी काउंसलिंग करते हो, साइकोथेरेपिस्ट करते हो और काफ़ी हद तक इसमें चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि रीजंस क्या हैं, हो क्यों रहा है, वजूहात क्या हैं, तो बच्चों में वजूहात थोड़ी डिफरेंट है, अडल्ट्स में डिफरेंट है। स्पेशली जो मेरे पास जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर लेडीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। अच्छा, औरतें ज़्यादा हैं। वो जैसे कह लें कि पाकिस्तान में एक मैं बेचारी वाला सीन होता है कि शी इज़ टायर्ड वर्किंग एट होम ऑल द टाइम, फिर उसके बाद बच्चों को भी देखना है, उसको हर काम करना है, फिर इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी मर्द हजरात कहते हैं औरतें करती ही क्या है और देखिए ज़रा ज़्यादातर जो स्ट्रेस लेवल है ये उन्हीं के अंदर पाया जा रहा होता है। इवन शादी लेट हुई है वो एक स्टिग्मा, अगर पहला बच्चा जो है बेटी हो गई है तो एक स्टिग्मा, 4 बेटियां इकट्ठी हो गई हैं तो एक प्रॉब्लम, शौहर का बिहेवियर ठीक नहीं है तो साइकोलॉजिकल इश्यूज। मेजर क्लाइंट जो मेरे पास आ रहे हैं एक तो ये हैं कि जो औरतें बेचारी नफ्सियाती तौर पर बहुत डिस्टर्ब हैं, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, हेल्थ डाउन हो रही है, B12 जो है बिल्कुल लो लेवल पर गया हुआ है, सांस फूल रहा है, बेचारी लगी हुई हैं, वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब है बंदी। फिर अब वो चिड़चिड़ापन, हस्बैंड के साथ फाइट, उसका इम्पैक्ट आएगा बच्चे के ऊपर, बच्चा वो बिहेवियर लर्न करेगा। फिर जब एक बंदा खुद साइकोलॉजिकली फिट नहीं है तो वो एग्रेसिव भी होगा, उसमें एंजाइटी लेवल अपना भी इंक्रीज होगा, वो फिर फिजिकल अब्यूज़ पे भी जाएगा, इमोशनल अब्यूज़ पे जाएगा, मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ करेगा। लेकिन ये क्यों होता है? मतलब हम जैसे ही गुस्से में आते हैं, ख़ास तौर पर ये मर्द हजरात में ज़्यादा देखे हैं कि अब्यूजिव लैंग्वेज या गालम गलोच करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप सड़कों पर भी इवन तो देखे, घर की अगर मिसाल नहीं भी लेते तो सड़क पे भी अगर कोई थोड़ी सी आपकी गाड़ी को कोई रगड़ खा जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो दोनों हजरात बाहर निकलेंगे और गालम गलोच शुरू हो जाएगी और एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू हो जाएंगे। ये इंस्टेंट जो रिएक्शन आता है ये अब्यूजिव लैंग्वेज का ही क्यों आता है? मुमिन, ऐसा होता है कि कोई भी रिएक्शन इंस्टेंट नहीं होता, कोई भी चीज़, कोई भी बिहेवियर ऑल ऑफ सडन नहीं होता, उसके पीछे एक पूरी केमिस्ट्री होती है। वो बंदा बहुत सारे इश्यूज हैं, वो पॉवर्टी है, उसको वर्क प्रेशर है, वर्क लोड है, पूरे घर की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि घर में एक फर्द कमाता है, बाकी सारे बैठ के खाते हैं। हम लोग जैसे यूरोप में रहते हैं, यूरोप में ऐसा सारे घर वाले नहीं कमाएंगे तब तक कोई भी नहीं चलेगा, सबको एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि जब वो बंदा पिस रहा होगा तो ऑब्वियसली फिर पेशेंस लेवल ड्रॉप होता है, हर बंदे का होता है। फिर जब वो यकदम से फिर रिएक्ट करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ आपने यकदम ऐसा बिहेव क्यों किया, हालांकि उसने यकदम बिहेव ऐसा नहीं किया होता, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हुआ होता है। तो क्या उसकी ट्रेट्स में होता है कि नहीं होता?
ट्रेट्स भी होती हैं, लेकिन ट्रेट्स मोल्डेबल होती हैं कि हम काउंसलिंग के थ्रू वो बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, लेकिन रूट कॉजेज आपको देखनी होती है। लाइक हैप्पी हार्मोन है एक बंदे का, उसकी डाइट ऐसी है, जैसे मैदा जो है वो आपके ब्रेन से लिंक करता है स्ट्रांगली। जैसे फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने 2000 साल पहले बताया था कि हर बीमारी जो है, हर प्रॉब्लम जो है वो आपके पेट से स्टार्ट होती है, पेट से शुरू हो रही है। एग्जैक्टली इस तरह साइकोलॉजिकल। वैसे भी अभी एक स्टडी आई है, वो ये कहती है कि आपके ह्यूमन के जो है ना बॉडी के अंदर दो दिमाग है। दो दिमाग एक तो ये है, दूसरा आपके मैदा है। मैदा है आपका, उसके अंदर भी दिमाग है आपका। तो ये स्टडी जो है प्रूवन हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए है क्योंकि जितने भी न्यूरोकेमिकल जिस पे हमारा ब्रेन चल रहा है, जैसे सेरोटोनिन है जो कि बेसिकली या गामा है, गाबा है, ये चीज़ें जी, गाबा-अमीनोबुटारिक एसिड जो है जो कि प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे फियर्स को, जैसे डॉक्टर बात कर रहे थे, हमारे इमोशंस को डील करता है, हमारे बिहेवियर्स को हम कैसा रिएक्ट करते हैं उनको डील करता है। दैट इज उसका मेजर प्रोपोर्शन जो है वो इंटेस्टाइन्स में, अंतड़ियों में बन रहा है। ओह, अगर वो बन ही नहीं रहा है और आपकी डाइट ऐसी है, जैसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, मेरे पास आते हैं, तो मैं सिर्फ काउंसलिंग पर फोकस नहीं करती हूँ, मैं उसकी रूट कॉजेज भी देखती हूँ कि भाई ये बंदा खाता क्या है, इसको नींद आती क्यों नहीं है। जैसे भी आप बात कर रही थी कि मोबाइल टाइम कितना है, स्क्रीन टाइम कितना है उस बंदे का, मतलब अदर फैक्टर्स क्या हैं जो उसके ब्रेन को इफेक्ट कर रहे हैं। देन फिर एक ट्रिगर चाहिए होता है, वो रिएक्ट करता है, और वो रिएक्ट कर लेता है। हाँ, सही। उसके पीछे पूरी एक सफरिंग होती है जो वो सफ़र कर रहा होता है ऑलरेडी बैकग्राउंड पे चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट निकाला है वो नज़ा ने कि आपके मैदे और आंतों के साथ बड़ा ताल्लुक है आपके नफसियाती मसाइल का। तो हम लोग तो अपने मैदे का ख्याल नहीं रखते हैं, हम तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, हम अपनी डाइट का इवन दो कि आप ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये कितना बड़ा फैक्टर है कि अगर आपका मैदा खराब है। दूसरा ये कि आपके मैदे के अंदर भी अब ब्रेन है, ये स्टडी प्रूवन कर चुकी है। तो आपका मैदा कैसे सही रहेगा, ये आपके पास इसकी कोई रेमेडीज हैं? देखें, इसमें तो आप सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर आप अमल करते हुए सिर्फ खाना जो जीने के लिए खाएं, यानी आप उसको भूख रख के खाएं, तो ज़ाहिर बात है फिर तो वो प्रॉब्लम में क्रिएट होती नहीं है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नान चने और पाए आपको पता है, स्पेशली लाहौर में। और नान चने हमारे लाहौर में, अभी तो नान चने नहीं, अब तो घर में वो गोश्त वगैरह बन रहा है, पाए बन रहे हैं, क्या क्या बन रहा है। जितने भी सडनली जितनी भी मोस्टली डेथ्स आ रही हैं, उसमें अगर किसी को बीफ बना होगा तो नहीं, ये कुर्बानी का गोश्त है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खा लो, सवाब होगा। तो वो सवाब की सूरत हाल में जो है वो पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। आप परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है, हम तो ये हमेशा ये कहते हैं। अभी जैसे आप जो बात हम कर रहे थे कि बहुत सारे बाइपोलर डिजीज़ हैं, शिज़ोफ्रेनिया है। अभी जैसे हमारे यहाँ पर, जैसे आज भी हम क्लिनिक पे अपने एक कैंप कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, और तो उसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि आप ये देखिया जाता है कि ये बच्चे इतनी शराब बढ़ क्यों रही है ऑटिज़म के बच्चों की। हम जैसे इसमें चल रही है, लोगों को पहले इसमें अवेयरनेस नहीं थी। और ये सारा क्रेडिट मैं ये कहूँगा कि ये दुनिया ग्रुप को जाता है कि आप लोगों ने इतना लोगों को इसमें अवेयर किया है, इतने प्रोग्राम्स करके, और लोगों को बता रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स के अपने थ्रू कि ये जो चीज़ें हैं ये बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है। और ये सारा स्वाब भी और सारे क्रेडिट है ये दुनिया न्यूज़ को जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आप लोगों ने प्रोग्राम्स पे किए हैं। तो इसमें जो चीज़ आ जाती है कि वो ये देखा जाता है कि जब बच्चा की जब बर्थ है, जब उसमें जो आ रही हैं, तो बिफोर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है इसमें माँ की कंडीशन कैसी थी, अच्छा, ठीक है, उसमें इन्होंने कोई मेडिसिन ऐसी खाई थी एंटी जो है डिप्रेशन है या स्लीप के लिए हैं, या कोई ऐसी एडिक्ट थी किसी चीज़ के लिए, या कोई ऐसी अद्वियात के जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो असरात हैं वो आगे जाके बच्चों में आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को सबको देखते हुए फिर सारी हिस्ट्री ली जाती है। इसलिए तो वो डॉक्टर साहब भी यही बता रही हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर हम ये देखा जाता है कि इसकी रूट कॉजेज़ क्या थी। उन रूट कॉजेज़ को ये देखा जाता है, इनको जो है वो बिहेवियर की है या जितनी भी चीज़ें हैं ये किस तरह से ठीक करना है, आपने खुद डाइट से कितना क्या चीज़ें इनकी बंद करनी है। जैसे मोस्टली वो अभी ये बताएंगे आपको कि क्योंकि ये एक्सपर्ट है इस चीज़ में कि क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या बंद करना है। हम एज ए होम्योपैथिक के हवाले से भी इसमें बहुत अच्छी अद्वियात जो है वो काम कर रही हैं। और हमारे पास जितने भी नंबर्स ऑफ पेशेंट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छा फीडबैक उनका मिल रहा है और चीज़ें हमारी अच्छी से चल रही हैं, मतलब उनकी कंडीशन जो है वो बेहतर चल रही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि माँ बाप ने क्या खाया हुआ था, वही मेरे वाली बात आ गई, और माँ बाप ने बच्चे को दुनिया में आने से पहले क्या खिलाया, क्या पिया और क्या खुद क्या किया, तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं वो फिर बच्चों को पूरी ज़िंदगी के लिए ये बड़ा मेन पॉइंट है। अच्छा, दूसरा ऑटिज्म में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मतलब जैसे मैंने अब देखा है कि बच्चे जो है स्पीच डिले के साथ भी हो रहे होते हैं, ये भी ऑटिज्म में आ जाता है। दूसरा जो ADHD है इसकी भी शरह में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह क्या है और व्हाट इज़ ADHD? जी, ऑटिज्म और ADHD बेसिकली कह लें कि दोनों
बहन भाई हैं। अच्छा, बहन भाई हैं, हाँ, ठीक है। मेजरली सिम्टम्स जो हैं सेम ही होते हैं, वही Okay. कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, वही अटेंशन प्रॉब्लम होती है, रिस्पॉन्सेज नेम रिस्पॉन्सेज कम होते हैं, बच्चा अटेंटिव नहीं है, सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, IQ डाउन है, लो एज है, ब्रेन इमोशनल इम्बैलेंस है, ठीक है, स्लीप इश्यूज़ हैं, हंगर इश्यूज़ हैं, मतलब लॉट ऑफ इश्यूज़ आर सेम, बहुत सारी चीज़ें। ADHD में सिंपल ये हो जाता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। अच्छा, ऑटिज्म में मतलब हाइपर एक्टिव नहीं होता है, Okay. बट बेसिकली रूट कॉजेज सेम ही जा रही होती हैं। अब टॉक्सिक लोड की जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि माँ के पेट से क्या लेके आया है, मतलब मैं रिसर्च लेटेस्ट से पढ़ी थी कि स्वीडिश रिसर्च है जो कि डॉक्यूमेंटेड है कि 70% टॉक्सिक लोड बच्चा माँ के पेट से लेके आता है। इवन इतना होता है कि बाज़-औक़ात कि वो ड्यूरिंग बर्थ ही वो बर्थ से पहले ही बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाती है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। मिसकैरेजेस की रेशो भी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि माँ का अपना टॉक्सिक लोड कैसा है। अच्छा, फिर हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चा बोलता नहीं डॉक्टर साहब, जैसे आज हम एक कैंप भी कर रहे हैं, दोनों मिलके फ्री काम कर रहे हैं लोगों को ऑटिज़म और साइकोलॉजिकल जितने भी इशूज़ हैं उनके अवेयरनेस के लिए कि बच्चा बोलता नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन होता है कि बच्चा समझता है, अच्छा, मतलब सुनता है, ये सुनता है, कोकोमेलन लगा है टीवी पे, कुछ भी लगा है, बच्चा भाग के आएगा, भाग कर आएगा, ठीक है। exactly. जब उसका नाम लेते हो, जब उसको आवाज़ देते हो तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा। मीन हेयरिंग तो उसकी ठीक है, हाँ। फिर ऐसा क्या है कि जो बच्चा जो है उसका ब्रेन रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, वो आपकी बात को या आपकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड क्यों हाँ नहीं कर रहा? रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। लेकिन पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि 4 साल का हो गया, ये बोल नहीं रहा। स्पीच इज़ अ माइलस्टोन, जैसे कि हमारा हम गर्दन संभालते, बच्चा पैदा होता है, गर्दन संभालता है, करवट बदलता है, चलना शुरू होता है, दौड़ना शुरू होता Step है, by स्टेप step बाय होती है स्टेप ना सब चीज़ें, कुछ है। इस तरह से हम जैसे डॉक्टर साहब की मेडिसिन है, डॉक्टर साहब काम करते हैं तो पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज पे वर्क होता है। अच्छा, इवन ऑटिज्म में और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में होम्योपैथी में खुद भी स्टडी कर रही हूँ, होम्योपैथी डॉक्टर साहब के साथ काम भी कर रहे हैं हम लोग कि होम्योपैथी का एक दुनिया में एक रिज़ल्ट देखा गया है कि ऑटिज़म और साइकोलॉजिकल इश्यूज चाहे अडल्ट में हैं चाहे पीड्स में हैं, बच्चों में हैं, दोनों पे बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, जिसकी वजह से मैंने भी डिसाइड किया कि मैं होम्योपैथी पढ़ना शुरू करती हूँ अब कि वाकई इसका रिजल्ट है। और उस पर फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी कोग्निशन को बेटर किया जाए। अच्छा, ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब जिनको बालोबा और इस तरह की बहुत सारी हर्ब्स हैं जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं। इवन रेस्टलेसनेस है, ADHD में कैमोमाइल ड्रॉप्स डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इनकी जो रेमेडीज़ हैं जो देते हैं दैट आर रियली हेल्पफुल और बच्चों में ऑल ऑफ सडन रिजल्ट नजर आते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि माएँ क्या खा रही होती हैं, क्या नहीं खा रही होती हैं, ये बड़ा डिपेंड कर रहा होता है प्रेगनेंसी के अंदर, और वही असर होता है फिर बच्चे के अंदर उसकी ब्रेन डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से। तो कौन सी खुराक है, ये कौन सी खुराक नहीं है जो एक तो माँ को नहीं खाना चाहिए, और दूसरा अगर बच्चों के वाले से देखा जाए तो बच्चों की याददाश्त या मेमोरी को बेहतर करने के वाले से कौन सी जी, डाइट है? ये 2-3 क्वेश्चंस है, मैं इनका डिटेल से आंसर दूंगी कि पहली बात है कि माओ को क्या खाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट, बैलेंस फूड। हम लोग जैसे बीइंग गर्ल हम खुद भी करते हैं, जब प्रेगनेंसी हो गई है मतलब मेरे अपने भी बच्चे हैं तो वो जो उसमें होता है कि हाँ अब हम आज़ाद है, हम जो मर्जी खाएं, अब कुछ भी खा सकते हैं, बच्चे को ही लगना है, आप 10-15 किलो अपना वजन चढ़ा के बैठ जाते हैं। इसमें आपकी हेल्दी डाइट का काम नहीं रहता, आप कहते हैं जी नोजिया हो रहा है, मुझसे ये नहीं खाया जा रहा, वो नहीं खाया जा रहा, तो उस टाइम पे ही आप न्यूट्रिशनल आप लेवल डाउन है आपका। अच्छा। जब डिलीवरी टाइम पे सिजेरियन आ रहा है या कुछ और चीज़ आ रही है, फिर ड्रिप्स लगवाओ, फिर ब्लड लगवाओ, पिंट लगवाओ उसके ब्लड के, तो उस तरफ जाता है और सारा इम्पैक्ट जो है वो बच्चे पर आ रहा होता है। अच्छा, बच्चा टॉक्सिक लोड वहाँ से लेकर आया है, जब बॉर्न हो गया है तो सबसे पहले फार्मूला मिल्क आ गया। मदर फीड और क्लोस्ट्रीडियम वाला तो काम ही नहीं रहना कि क्लोस्ट्रीडियम उसको बच्चे को जो है माँ का जो पहला दूध जो आता है जो कि फुल ऑफ इम्यूनिटी होता है वो बच्चे को नहीं दिया जा रहा होता। और वो क्या जी वो जो पहली चीज़ खिलाई जा रही होती है गुड़ती के नाम पर, पता नहीं पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ जो है शहद और खिलाई जा रहा है, हाथ भी साफ होते हैं नहीं होते ये पता नहीं होता, वहाँ से बच्चे बच्चों की भी और हनी जो खिलाया जा रहा होता है पाकिस्तान में उसके लिए तो मतलब ऐसी सजेशन है कि 1 साल से पहले 1 साल का बच्चा हो जाए उससे पहले बच्चे को हनी इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए। ओके, सही है, लेकिन पाकिस्तान में खैर वो पैदा होते ही खिलाया जा रहा होता है, टॉक्सिक लोड बढ़ता जा रहा है ना। हम लोग जो बीइंग साइकोलॉजिस्ट जो काम कर रहे होते हैं हम एक टोटल लोड अप्रोच पर काम कर रहे हैं जो जिस पे अमेरिकन काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी जो है इस एवरी ह्यूमन हैविंग अ ब्रिज, टॉक्सिक ब्रिज, उस ब्रिज के ऊपर कितना वेट आ रहा है आपका ना, एक टॉक्सिक वेट होता है जिसको आप लेके चलते हो, वो लोड वो ब्रिज कितना बर्दाश्त कर सकता है, एट द एंड वो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां हमलावर हो जाती हैं जिसमें आप बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। बच्चा पैदा होगा जी, बच्चे के साथ ही आप उसकी कॉस्मेटिक्स ले आते हैं, इस साबुन से नहाएगा, ये इसका लोशन होगा, फिर एक नया रूम तैयार किया जाएगा, वो पेंट की स्मेल उसके नर्वस सिस्टम पे जाके क्या इम्पैक्ट छोड़ेगी,
वो नए नए कपड़े, फिर जब भी कोई मिलने आएगा तो पाउडर छिड़का दो। इवन यहाँ तक कि माएँ ख्याल नहीं करती कि वो जो ऑरिफिस है, जो ओपनिंग है उसकी बॉडी की, चाहे वो रेक्टल है, चाहे वो यूरिथ्रल है, चाहे वो कोई भी ओपनिंग है, वो उसके ऊपर पाउडर धड़ाधड़ डायपर के अंदर भी, वो सारे का सारा टॉक्सिक लोड है जो आप भर रहे हो उसके अंदर। एट द एंड बॉडी कोलैप्स हो जाएगी और पेशेंट आएगा जी ये सुनता नहीं है, समझता नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन बच्चों को फिर क्या खुराक देनी चाहिए, किस तरह की खुराक है जो बच्चों को हमने देनी है? छोटे बच्चों की बात करते हैं, फॉर्मूला मिल्क ना दें फिर बच्चों को? मदर फीड इज़ द बेस्ट। अच्छा, मदर फीड के अलावा इवन फिर जाते हैं ये काउ मिल्क पर। काउ मिल्क के बारे में भी रिसर्चेज आती है कि काउ मिल्क बच्चे को ना दें, स्पेशली वो बच्चे जो कि प्रोन हैं, डिले हैं, साइकोलॉजिकली डिले हैं किसी भी तरह से, चाहे वो बोलते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग स्लो होती है, बाज़ बच्चों की समझ नहीं आ रही होती कि एज अप्रोप्रिएट ब्रेन नहीं चल रहा बच्चे का, माँ को पता चल जाता है कि नहीं ये बच्चा मेरा डाउन है। सो मिल्क जो है आप प्रॉपर बच्चे को प्रॉपर मील दें, ये नहीं कि सुबह लेज़ खिला दिए, फिर सुपर बिस्किट खिला दिए, फिर ये खिला दिया, मतलब हर वो चीज़ जो कि आप देखो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। हाँ जी, फ्रूट्स खिलाएं, वेजिटेबल्स खिलाएं, गोश्त खिलाएं, सही, हर वो खाना जो कि वाकई जिसकी ऑर्गन को ज़रूरत है वो खिलाया जाए। फिर हम एडल्ट्स की बात करते हैं जो बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा स्टडी में वीक है, ये क्लास में बच्चों को मारता है, अच्छा, क्लास में बिहेवियर डाउन है उसके, जैसे अब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमारे पास आते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, घर में तो ये फुल एक्टिव है, उधम मचाया होता है इसने। सो उसमें फिर हम लोग कहते हैं कि इसकी डाइट में ऐसी चीज़ें हेल्दी फैट्स ऐड करें, जैसे ब्रेन है, ब्रेन इज फैट है ना, ये मसल नहीं है, ये हड्डी नहीं है, ये गोश्त नहीं है, हमारा जो भेजा है इंसान का वो फैट से बना हुआ है। हम हेल्दी फैट इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई आप, हालांकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट तो हमारे काम है काउंसलिंग करना, दैट्स इट, साइकोथेरेपी करना, बट वी आर वर्किंग ऑन द रूट कॉज कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रहा है। सो कोकोनट ऑयल इज़ वेरी बेस्ट, एमसीटी ऑयल इज़ वेरी बेस्ट, ऑलिव ऑयल, ओमेगा 3, हेम्प सीड जिसको हम भांग के बीज कहते हैं जी, मतलब ये चीज़ें हैं जो बेस्ट हैं सारी, ख़ास तौर पर बच्चों की कोग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से, ब्रेन डेवलपमेंट के हवाले से। अच्छा डॉक्टर हमजा, जिस तरह ऑटिज़म के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो होम्योपैथिक में ऑटिज़म का क्या इलाज है और कितनी देर में अगर आपके पास एक पेशेंट आता है तो उसकी जो कंडीशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, विजिबल हो जाती है उसकी? अच्छा देखिए, ऑटिज़म के जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं इस टाइम, बेसिकली इनको जितने भी पेशेंट्स हैं इनकी सिम्टम्स सेम नहीं होते, इनके सबके सिम्टम्स जो डिफरेंट होते हैं, हर बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो अलग से अलग होते हैं, ठीक है। उसमें ये बेसिकली जो हर बच्चा जो आएगा, कोई हाइपर एक्टिविटी है, कोई नॉर्मल है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, हाँ जी, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है इनकी। फिर जाके ये बच्चे जो हैं ये इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि इस बच्चे को अगर हाइपर एक्टिविटी है तो कौन सी दवाइयाँ देनी है, अच्छा, इसकी डिले स्पीच है तो कौन सी देनी है, इसका आई कांटेक्ट नहीं है तो कौन सी मेडिसिन बनेगी, और इसकी अभी जैसे भूख है, भूख नहीं अच्छी है, स्टमक ख़राब है, कॉन्स्टिपेटेड है, तो इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम दूसरी जितनी भी अद्वियात है वो प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद फिर दी जाती है। और रहा बस इसके ट्रीटमेंट के हवाले से कितना टाइम लगता है, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा सकता, 3 महीने से लेके 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल कम से कम बच्चे को लगते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी अहमियत रखती है कि आप जो बच्चे को लेके आ रहे हैं उसकी एज कितनी है। 2.5 से 3.5 4 साल तक या 5 साल तक का जो बच्चा है, अच्छा, इसमें जो रिकवरी के चांसेस हैं, ये हेल्थी होने के, बेहतरी होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बनिस्बत इसके कि 10 साल या 12 साल का कोई बच्चा अगर आप लेके आ रहे हैं उसमें ये चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं। आप ये कहें कि अगर उनकी चीज़ें नॉर्मल हो जाए तो वो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, हम कोई ऐसा दावा नहीं करते कि नहीं जी ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। मतलब जितना अर्ली आएंगे उतना बेनिफिशियल जी, जितना अर्ली है वो। अब ये माँ बाप पे डिपेंड करता है ना, मैं वही बात करता हूँ कि वो देखते हैं कि जी हाँ हमारे जो बच्चे को, अगर उसने बच्चे ने देर से बोलना शुरू कर रहे हैं तो वो वेट करते हैं, नहीं जी इसके बाप ने देर से बोलना शुरू किया था, अब फिर वही बात आ जाए तो उसके बाद में को विटामिन्स की कमी होगी, किसी ने मिनरल्स की कमी होगी, कोई मसल्स की ट्रॉपी ऐसी होगी कि जिसकी वजह से वो स्पीच नहीं थी या चीज़ें नहीं थी, तो भाई अब टाइम चेंज हो गया है, आप इसको किसी बच्चे डॉक्टर को दिखाएं या कुछ करें, या फिर जो बच्चे को ऐसी हरकतें करते हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है जी कि ये जो बच्चे हैं साई हैं, ये इन पे जिन्नात का साया है, या कोई ऐसी चीज़ें होंगी, ये हमारे मुआशरे का एक बड़ा अलमिया है कि आप लोग उस तरफ जाते नहीं हैं, या मुख्तलिफ किस्म के ऐसे टेस्ट करवा लिए जाते हैं जिनका कोई इन हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, ठीक है, इसको आपने सिर्फ बैठ के एनालाइज करना है कि ये बच्चे में क्या चीज़ें हैं चल रही हैं और क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, और ये एक अच्छा फिजिशियन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकता है, अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर कर सकता है, दूसरा कर सकता है। और मैं फिर एक बात ये कहूँगा कि खुदारा लोग जितने भी इसको ट्रीटमेंट को कर रहे हैं
ऑटिस्टिक के बच्चों के लिए इसको बिजनेस नहीं करें, इसको कोई लोगों के लिए खिदमत करके, माँ बाप के लिए सुकून बिल्कुल ऐसे, करके हाँ। उन चीज़ों को करें, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक भी हमसे राज़ी होगा। और रिज़्क़ तो मिल ही जाता है हमें जैसे भी मिले, बेशक। राज़िक तो अल्लाह पाक है। जी बिल्कुल। यहाँ बात को कंटिन्यू करूँगी। डॉक्टर साहब, जैसे कोई पेशेंट बच्चे आते हैं तो उसको लेके जाते हैं सेंटर में, तो पहली बात ये कहती है कि ए बच्चे कभी ठीक नहीं हो सकते, मतलब देन व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स यू। अवेयरनेस नहीं है ना, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से जितनी भी हो सके अवेयरनेस मेंटल हेल्थ के हवाले से या ऑटिज़म या जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ख़ासतौर पर नफ्सियाती मसाइल, उनके हवाले से हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें। एक्सपर्ट मेहमानों को यहाँ पर हम इसलिए बुलाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और मुनज़्ज़ा साबरी ने भी हमें ज्वाइन किया था। मुनज़्ज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, जो लाहौर पर काफ़ी मेहरबान दिखाई दे रही हैं और 8 साल बाद लाहौर की सुनी गई है। लाहौर में ईद के दौरान सफाई के मैराथन ऑपरेशन के बाद तरक्याती उमूर पर तवज्जो मरकूज़ है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए संजीदा भी दिखाई दे रही हैं। बागों के शहर की रीवैम्प प्रोग्राम के लिए 140 अरब 29 करोड़ का बजट तजवीज़ किया गया है और लाहौर के गली मोहल्ले, कूचे, पसमानदा और मुज़ाफ़ाती बस्तियों को भी बेहतर बनाया जाएगा। जबकि एक और ख़बर को हम इस सेगमेंट का हिस्सा बनाएंगे, जो कि शहर लाहौर में नक्शा फ़ीस की मद में फ़ीस में इजाफ़े के मुतालिक है। तो ये इजाफ़ा क्यों किया गया है और इसके मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इमरान, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब शहर लाहौर की सुनी गई है 8 साल बाद और मेहरबान हमें दिखाई दे रही है वज़ीर आला पंजाब, तो कब तक ये तरक्याती काम शुरू होंगे? ये नहीं मैं कहूँगी कि मुकम्मल होंगे, शुरू कब होंगे? क्योंकि मानसून का मौसम तो ये आने वाला है, 1 जुलाई से आगाज़ होने वाला है मानसून का। मदीबा, बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी सालों से आपके प्रोग्राम में बैठ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि कोई एक रोज़ आपको कोई ऐसा मिला हो कि जिसमें आपको एक अच्छी न्यूज़ मिली हो और उससे आपको कोई फ़ायदा हुआ हो और उसके बाद आपने कहा हो कि मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर गया। अच्छा, इस तरह की जब न्यूज़ आती है ना तो हमें इनटेक नहीं होती, हज़म नहीं होती है हमें कि ये ऐसा होगा। 8 सालों बाद 140 अरब रुपया, इतनी मेहरबानी, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? लाहौर शहर तो वैसे ही ऑटो पे है। हाँ जी। कि देखिए, इंतज़ामिया काम कर रही होती है, वो इसलिए कर रही होती है कि शिकायत आ रही होती है लोगों की, कुछ हेल्पलाइंस हैं, कुछ सोशल मीडिया है, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से शिकायत आती हैं, वो इंतज़ामिया काम करती है। मगर जब आपको ये पता लग जाए कि आम की कीमत जो है वो 300 रुपये है तो उसको 100 रुपये में बेचने का जो है फैसला किया गया है, हाँ। तो वो हज़म नहीं हो रहा होता। इसी तरह आटा जो है वो भी हज़म नहीं हुआ हमें कि गंदम जो है वो ओपन मार्केट में खुली छोड़ दी गई। और इसी तरह जब ये सूरत हाल आती है तरक्याती कामों की, तो हम ना इसको फिर बाकायदा तौर पर रोज़ ब रोज़ जो है डिगिंग करते हैं इसकी। अच्छा। बिल्कुल डिग करते हैं स्टोरी को कि क्या होने जा रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 1.5-2 माह से ना, पहले 100 दिन की कारकर्दगी में ये लाहौर का पैकेज पहले ही आ चुका था। मगर इसके ऊपर इतना वर्क हो रहा है कि अभी तक ये काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ वर्क ही हुआ जा रहा है। वर्क इसलिए हो रहा है कि वो ये जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो ये कहती हैं कि अगर ये पैसे लगाने हैं तो फिर ठीक तरीके से लगाएं। अच्छा। वरना ये स्कीमें ये पहले भी हो चुका है। हमने रवायत को तोड़ना है कि कोई सियासी प्रेशर नहीं लेना, किसी MP MNA की स्कीम नहीं डालनी। अच्छा। अफसरान खुद जाएं, गली का बाकायदा तौर पर जाकर मुआयना करें, उसका सर्वे करें, जायज़ा लें कि क्या ये बनने वाली है। सड़क का जाकर बाकायदा तौर पर जायज़ा लें, सिविल सिस्टम का बाकायदा तौर पर जाकर जायज़ा लें और हमें ये बताएं कि जो आप सिविल सिस्टम डालेंगे, जो आप गली ग्रेटिंग करेंगे, क्या वो कितने सालों तक ये रहेगी? जिस तरह हम बात करते हैं, अक्सर करते हैं कि टूट गई, बारिश हुई मानसून की अभी बनी है और उसके बाद टूट गई है। वजह ये होती है कि जल्दी जल्दी बना देते हैं, साथ ही बारिशें शुरू होती हैं, वो सारा उसी वक्त बह जाता है हमारा काम। तो ये सारी सूरत हाल अभी चल रही है। अभी जो लाहौर शहर का सबसे पहले पैकेज तैयार किया गया था वो 22 अरब का किया गया था।
अच्छा, उस और 12 अरब का किया गया था वासा का। ठीक है। ये तकरीबन कोई लगा लें 40 दिन पहले की बात है। उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सेक्रेटरी हाउसिंग से पूछा कि क्या ऐसी बात है, आप गारंटी देते हैं कि इसके बाद लाहौर शहर की कोई गली जो है वो हमें टूटी हुई नजर नहीं आएगी या कोई गली मसाइल का रह नहीं शिकार नहीं जाएगी, होगी? कोई शिकायत तो नहीं हमें आएगी अच्छा। कि हमारी गली नहीं बनी, हमारी रह गई है। खामोश हो गए। तो उसके बाद फिर दोबारा से एक सर्वे किया गया पूरे लाहौर शहर का, तो पता ये चला कि 60 अरब पुख्ता गलियों के लिए अच्छा, और 12 अरब जो है वो सीवरेज सिस्टम के लिए। ओके। अच्छा, जब ये तमाम चीज़ें जो हैं दोबारा से इसकी मीटिंग हुई कोई तकरीबन 3 हफ्ते कबल, तो उसमें बताया गया कि 72 अरब रुपया चाहिए पूरे शहर लाहौर की। ये नहीं कि सिर्फ अर्बन एरियाज की, अच्छा, पसमानदा इलाकों की भी, और ठीक विदाउट है। एलडीए इसमें शामिल नहीं है अभी। अच्छा, एलडीए अपनी हाउसिंग सोसाइटीज की, अपनी jurisdiction वो की अलग उनकी खुद होगी। से वो अपने बजट से करेगा। ठीक ये है। सिर्फ और सिर्फ बल्दिया उस्मान लाहौर के लिए और सीवरेज सिस्टम के वासा के लिए बजट ठीक जो है है। वो तैयार किया गया। तो इसको कबीना कमेटी में रखकर इसकी जो है सेंक्शन कर दी गई ठीक। कि आप इसके ऊपर वर्क करें और 3 से 4 गलियां जो हैं वो मॉडल बनाएं। अब अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे से 6 से 7 किलोमीटर दूर है इस वक्त राजगढ़, जो एमयू कॉलेज से सड़क अंदर जाती है और उस चौक में जाकर लोकल गवर्नमेंट कम्प्लेक्स आता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राजगढ़ के लेफ्ट साइड पे ये 3 से 4 गलियां बन रही हैं जिसकी फुटेज हमारी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है। अच्छा, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात आपको नजर आएंगे, कमिश्नर लाहौर डिवीजन नजर आएंगे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर नजर आएंगी। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये आप जो फुटेज देख रहे हैं नीचे आपको टफ टाइल नजर आ रही है। एग्जैक्टली। एक गली बनाई गई है टफ टाइल की, एक गली बनाई गई है गली ग्रेटिंग, और तीसरी गली जो है वो पीसीसी बनाई गई है। अच्छा, ये उन्होंने मॉडल गलियां बनाई हैं। ये 3 गलियां बनाई हैं और इसके ऊपर कलर्स होने हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, जिस तरह आप बाहर के मुल्कों में देखते हैं। इन्हीं के ऊपर पिछले कोई 45-50 दिन से तजुर्बे हो रहे हैं। और इस गली के अंदर ये बताया जा रहा है कि कितना पत्थर डाला गया, इसकी सीवरेज सिस्टम को दरमियान में रखा गया है या लेफ्ट या राइट रखा गया है, इसके अंदर कितना बिछुमन इस्तेमाल किया गया है, कितनी बजरी इस्तेमाल की गई है, कितना रेत इस्तेमाल किया जा रहा है, कितनी टफ टाइल इस्तेमाल की जा रही हैं, एक एक चीज़ की इन्वेंट्री इस्तेमाल की जा रही है। अब ये तमाम चीज़ों को 4 से 5 रोज़ कबल टाइम लिया गया वज़ीर आला पंजाब से कि आप इस गली को विजिट करें। जिस तरह आज PDMA के दफ्तर आई हैं वज़ीर आला पंजाब, इसी तरह जहाँ जहाँ पे वो मनसूबा शुरू करवाने जा रही हैं वो खुद विजिट कर रही हैं। अब वज़ीर आला पंजाब के बाद जो हैं, जो हमारे वज़ीर सीनियर वज़ीर भी हैं, वज़ीर इत्तलात भी हैं और तमाम इस वक्त सिस्टम को चला रही हैं मरीम औरंगज़ेब, उन्होंने सेक्रेटरी बल्दियात की और कमिश्नर लाहौर डिवीज़न की ड्यूटी लगाई कि आप पहले इन गलियों में जाएं, इनका बाकायदा मुआयना करें, कोई चीज़ रह ना जाए। तो डीसी लाहौर उसके बाद तो मुतमईन है। उसके बाद आपने मुझे प्रेजेंट करना है, फिर हम आगे प्रेजेंट करेंगे, फिर CM आएंगे। अच्छा, आएंगी, ये बात की बात है। मगर मकसद ये है कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है कि अफसरान जो हैं पहले ये होता था कि जी किसी की स्कीम आ गई है, इसकी MPA की 10 स्कीमें हैं, MNAs की 10 स्कीमें हैं, जी ये कर दें, ये करवा दें। अब ये हो रहा है कि जो भी गली बनेगी वो सिस्टम में आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपका 1 जुलाई से टेंडरिंग जितना भी होगा पोर्टल पे आएगा, यानी कि कोई काम भी होगा 10 लाख का ही चाहे काम हो, वो आपके अब जब भी साइट खोलेंगे उसके ऊपर आ जाएगा कि ये काम फलानी जगह पे हो रहा है, इसकी लोकेशन ये है, फलाना बंदा इसको कर रहा है, ये सारा सिस्टम। अब हम चूंकि सिस्टम में आना चाह रहे हैं तो लोग सिस्टम में आना पसंद नहीं कर रहे। अब बात रह गई कि 140 अरब रुपये आपने सुनाए हैं कि उसकी मैं बता देता हूँ कि देखिए 22 अरब से 34 अरब और 62 से 72 अरब हुआ और ये 140। अब ये तो होगी बात 72 अरब की कि ये काम शुरू होने हैं पहले फेज में पैकेज 1 और पैकेज 2। जो पैकेज 3 है उसके लिए बनाया गया है तकरीबन 60 से 65 अरब रुपए कि जिसको इन्होंने मुख्तस कर दिया है सीवरेज सिस्टम के लिए। आपके शहर लाहौर के जितने भी पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे सीवरेज सिस्टम की नई लाइन्स जो है बिछाई जाएंगी। लाहौर में ही चाहिए हमें नई लाइनें। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ना हम ना बहुत पीछे हैं अभी, इसलिए तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर ये आप 2018, 17, 16 में काम कर देते तो ये पैसे आपका 140 अरब की बजाय 50 अरब लग जाना था। अब ना जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, जितना लेट होंगे आपकी महंगाई बढ़ेगी, सीमेंट की जो कीमत बढ़ेगी, सरिये की कीमत बढ़ेगी, टफ टाइल्स की कीमतें बढ़ेगी, यानी कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ेगी। तो हर चीज़ की एक कीमत भी होती है जो हम पे कर रहे हैं महंगाई की सूरत में।
तो अभी ये सूरत हाल है कि जो इस वक्त शहर लाहौर है उसके लिए बाकायदा तौर पर प्लान किया जा रहा है और इस प्लान को कामयाब करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसमें तमाम अफसरान को इसलिए बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि आपने 10 माह का वक़्त है और 10 माह के वक़्त के लिए डेडलाइन दी गई है एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर आफिया हैदर को। अच्छा। जो आपके डीसी हैं उनके साथ जो है उनको जो सुपरविजन करेंगे वो कमिश्नर लाहौर करेंगे। कमिश्नर लाहौर सेक्रेटरी बल्दियात को जो हैं वो तमाम ही अफसरान सुपरवाइज़ करेंगे। मगर इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि आपने जो गली बनाई है वो पुख्ता होनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, उसमें सीवरेज सिस्टम एक ही दफ़ा डलना चाहिए। ये ना हो कि गली बना दी है बाद में फिर उखाड़ना शुरू कर दिया है जिस तरह होता है। हाँ, अच्छा, जिस तरह हम सोचते रहे कान इधर से पकड़ ले इधर से पकड़ ले, जिस तरह पहले एक वतीरा था इनका जो शुक्र हमारे है पास कि सामने 70 साल बाद एग्जाम्पल, जाके किसी को कुछ सुनी गई है। नहीं समझ लगनी शुरू हुई है। अभी भी हमें यकीन नहीं है। बाजू का यही होता है कि गली बन गई है, वासा वाले आ गए हैं, वासा वाले लाइन डाली नहीं है, वासा वाले चले गए हैं तो केबल वाले आ गए हैं, केबल वाले चले गए हैं तो पीटीसीएल वाले आ गए हैं। भाई हो गया रहा है, आपने बताया ही नहीं मगर गली की ऐसी की ऐसी। और अब सबको लूप में लिया जा रहा है। जी बिल्कुल बताया जा रहा है कि ये है ये हम करने जा रहे हैं। तो ये प्लान है, इसको एग्जीक्यूट करना है 10 माह में। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जुलाई अगस्त की बारिशें जो है बहुत इस वक्त पता बताया जा रहा है कि 30 से 35% बारिशें ज्यादा होने जा रही हैं। हाँ, पिछली दफा भी हमने देखा था बहुत ज्यादा हुई थी और इस दफा और भी ज्यादा। पिछली दफा तो बहुत अच्छी बारिशें हुई थी, जून में भी हो रही थी, इस बार तो एक ही बारिश हुई है। तो वो सूरत हाल ये है कि अभी जून का महीने तक तो गली बनाना बहुत अच्छा था। हाँ। अब आगे बारिशें होंगी तो बारिशों के बाद ये सारे सिस्टम शुरू होंगे। उससे पहले ये तमाम एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं ताकि जैसे ही बारिशें खत्म हो तो सितंबर रह गए, 4-5 दिन रह गए, सिर्फ 2 माह चाहिए, सिर्फ 2 माह चाहिए इन तमाम स्कीमों को खत्म करने के लिए। आपके पास पैसे मौजूद हैं, क्योंकि ये एक थोड़ी है कि आपने अंडरपास शुरू किया है या आपने बहुत बड़ा ब्रिज शुरू कर दिया। हाँ। तो उसकी पाइलिंग करनी है, उसकी डिगिंग करनी है, 100 फुट नीचे जाकर उसको बाकायदा तौर पर जाल बिछाना है, फिर ये नहीं है, ये गली बनानी है। अच्छा। गली बनाने के लिए आपको 2 हफ्ते चाहिए होते हैं। लाइंस भी तो डालनी सीवरेज वही ना, तो इसलिए तो कह रहा हूं 2 फर्ज करें गली शुरू होती है। हाँ। तो 60 दिन में मुकम्मल हो सकती है। पहले आप पुख्ता सीवरेज सिस्टम बनाए, फिर उसके बाद आप गली जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी सारा कुछ हुआ हुआ है। यस। तो ये तमाम सूरत हाल जो है 2 माह की। मगर उन्होंने कहा कि पैकेज 1 में आपने इतने पैसे खर्चने हैं, पैकेज 2 में मरहलावार जो है ना इसको हमने खत्म उसके बाद जब आप इसमें कामयाब हो जाएंगे फिर हम सीवरेज सिस्टम लाहौर के लिए जो है 60 अरब रुपए जो तजवीज़ करता है उनको हम जारी करने के काबिल होंगे। मगर सबसे पहले हम लाहौरियों को कुछ दिखाएं तो सही कि हम आपके शहर लाहौर को पुख्ता करने जा रहे हैं। जो पसमानदा इलाके हैं, जो गलियां नहीं बनी हुई वो बनाई जाएंगी। अगर किसी की गली नहीं बनी हुई तो वो डीसी ऑफिस जा सकता है। अच्छा। वो बता सकता है कि आप हमारी गली का विजिट करें और यहाँ पर ये मसले मसाइल है। ये इसलिए कि उनको कहा गया है कि आपने वो गलियां बननी है जो डिजर्व करती हैं। ये नहीं है कि आपने गली पुख्ता बनी उसको जाकर तोड़ा, उसमें सीवरेज पड़ा हुआ, ऊपर जाकर फिर गली बना दी। ये नहीं है, सिर्फ अपना काम दिखाना है कि हमने काम किया। ये काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से नीयत से काम करेंगे। मेरा ख्याल है कि लाहौर की शक्ल निकल आएगी। और उन्होंने कहा कि लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं, जो खारजी रास्ते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से डेवलप करना है, उसका भी टास्क सौंप दिया गया है। इसके साथ साथ आपके शहर लाहौर में और भी बहुत सारे काम होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ना रवायत के बरक्स ही होगा अगर ये काम हो जाएंगे, हो जाता है तो। जी अगर ये हो जाता है एक अलग ही शक्ल निकल आएगी हमारे लाहौर की। देखिए आपको मैं ये कहता हूँ कि लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को ख़ास तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब और LWMC को हम लोग यहाँ पे जो ट्रिब्यूट देना चाहते हैं कि जिस तरह अगर ईद के दिनों में देखा जाए कि जिस तरह उन्होंने काम किया और सारा हमें जो लाहौर शहर खूबसूरत नज़र आया और साफ़ सुथरा ख़ास तौर पर नज़र आया है, जितना एक्टिवली उन्होंने आप अपने देखें, आप अपने यहाँ पे बंदा जो बैठा जिसने रिपोर्टिंग की उसको ट्रिब्यूट ना दीजिएगा। मतलब वो 3 दिन छुट्टी करके अभी तक किसी छुट्टी नहीं ली। आप देखिए सफाई दिखाई है। देखिए जून का महीना था, 17, 18, 19 जून, मुझे कोई बंदा सड़क पे नजर नहीं आया सवाए हमारी गाड़ियों के, और हम ना भाग रहे हैं। नहीं, आपको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप लोग बाहर निकल के आप लोग गली मोहल्ले जो थे वहाँ पे हमने देखा, हम इनके कैंप्स पे गए। अच्छा। देखिए आपका शहर लाहौर बड़ी ईद पे वैसे ही खाली हो जाता है। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है तो 70 लाख आबादी चली गई है, नहीं। ये वो लोग जाते हैं जो कुर्बानी करने अपने अपने गाँव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, ज़िलों में जाते हैं, अपने
प्यारों के पास जाते हैं, वहाँ पे ईद मनाकर आते हैं, और इस दफ़ा वो 3 दिन ही रहे, इस दफ़ा वो 5 दिन रह कर आए हैं। यानी कि अगले पूरा सिस्टम बनाकर फिर वापस आए हैं, वैसे नहीं आए, रांधे रूंधे खा कर आए हैं। अच्छा ये है कि आपका शहर जो है वो खाली हो चुका हुआ था, कुछ लोग तो वैसे ही पहाड़ी एरिया, नॉर्दर्न एरिया की तरफ चले गए। अच्छा कुछ लोग, छुट्टियां भी आ गई, ऊपर समर वेकेशन बच्चों की भी चल रही है, तो ये तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपके शहर लाहौर में बिल्कुल खाली था एक किस्म का। क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मैंने अगर हम भागे हैं बाकायदा, यानी कि मैंने रिपोर्टिंग की है, ईद वाले दिन लक्ष्मी चौक से शुरू हुए, सांदा गए, सांदे के बाद अल्लाह चौक पहुंच गए, फिर उसके बाद लिबर्टी आ गए, फिर उसके बाद ऑफिस आए, यानी कि ये एक ही दिन की बात है। फिर नेक्स्ट डे हम बरकत मार्केट गए, बरकत मार्केट से फिर हम रायवंड गए, अड्डा प्लाट गए, अड्डा प्लाट से फिर वापस आए। तो ये तमाम सूरतें साथ साथ चल रही थी, मगर मैं बिलीव करें हमारा सर नहीं हिल रहा था, इतनी गर्मी थी, शिद्दत की गर्मी थी बहुत थी, और मगर ये है कि आप इस काम में, ये भी एक आपका एक्सपीरियंस है, आपकी मेमोरीज जो है वो बन जाती हैं कि हमने ये काम किया, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मगर काम तो काम ही होता है, मगर हमने ये देखा कि आपका शहर एक तो खाली होने की वजह से। अच्छा एक और बात है, हमें बाहर के मुल्क जो है ना, हम उनकी बातें करते हैं, उनकी बात ही बहुत कम होती है। आपको पता है पूरी दुनिया में आपका शहर रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, रकबे के लिहाज से नंबर 1 पे है, रकबे के लिहाज से, और जो आबादी में कुछ ही कम होगा। कई लोग कहते हैं कि आबादी में भी बहुत ज़्यादा है, मगर मैं ये समझता हूँ कि आपका कराची जो है ना वो 4 करोड़ 3.5 करोड़ के मुताबिक, इस वक्त सेंसिस के मुताबिक तो 2.5 करोड़ है, मगर हम उसको जेन में रखते हैं कि ये 3.5 करोड़ के पास चला गया। इसी तरह लाहौर शहर भी 2.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर चला गया हुआ है। तो रकबे के लिहाज से लाहौर शहर बहुत बड़ा है, और इसकी गली कूचे, इनकी सफाई करना एक बहुत, यानी कि बहुत बड़ा काम है, मुशक्कत वाला काम है, बहुत मुशक्कत वाला काम है, और ऊपर से अलाइशे उठाना, वो गंद उठाना। मैं किसी को सलूट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उस वर्कर को, उस हीरो को सलूट करूंगा जो अपने हाथों से ना वो 10-10 किलो की जो अलाइश है, जिसमें फुजला है, बाकियात हैं, उसको उठा रहा है और वो अपनी रेडी में लेकर जाकर पिकअप्स के पास लेकर जा रहा है, गाड़ियों के पास लेकर जा रहा है, और उसको सलूट करूंगा जो ड्राइवर है जो लैंडफिल साइट के अंदर जा रहा है, और यानी कि तमाम हिस्स जो है आपकी सूंघने की हिस्स और आपके आपको एक दफ़ा बुखार चढ़ जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं ये 3 दिन में ये लोग बैक एंड पे रह के करते हैं, लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, गली किस तरह साफ़ हो गई, इसके पीछे पूरा एक वर्क हो रहा होता है। इसमें तमाम अफसरान जो हैं वो 72 घंटे के इस ऑपरेशन में नहीं सोए, और ये दुआ करते रहे हैं साथ कि अल्लाह ताला ये 3 दिनों में बारिश ना करना। अच्छा वो चौथे दिन बारिश हो गई है, 3 दिन में बारिश नहीं हुई। इसमें अगर देखा जाए तो सेक्रेटरी बल्दियात हमें सड़कों पर नजर आए, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, और ख़ास तौर पर जो बाबर साहब दीन है, वो जारी बात है अगर कमिश्नर का विजिट आ रहा है तो वहाँ पहुँचना है, अगर चीफ सेक्रेटरी का विजिट आ रहा है तो हमने बड़ी मुश्किल से ईद शो में बुला लिया था सुबह कि आप आ जाएं। जब आपके ईद के शो में आए तो वो आपको पता है कि उन्होंने जाना था जी, तो वो ना वो हमें जगह जगह पे, इसलिए कि वो बंदा एक था तो विजिट 6 करवाने थे उन्होंने, तो उनको भी ये, क्योंकि जाना आना बहुत बड़ी बात होती है, चाहे आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं और बाहर निकलना है, वहाँ पे आपने जाकर प्रेजेंट करना है कि हमारे इलाकों में ये सूरत हाल है। असिस्टेंट कमिश्नर इस दफ़ा हमें फील्ड में नजर आए हैं, तमाम अफसरान, किसी को छुट्टी नहीं थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि अगर कोई नहीं होगा तो मैं पूछूंगा सर इनको छुट्टियां आपने दे दी, तो छुट्टी पे कोई नजर नहीं मिला आपको मौका। देखिए हमने तो ये ऑब्जर्व करना होता है ना कि हम अगर फील्ड में मौजूद हैं तो फिर ये लोग कैसे चलेंगे, तो ये भी तो तहसील के मालिक है ना, तो तमाम लोग जो है अपनी अपनी ऑब्वियसली ड्यूटी करते रहे हैं। मगर आप ये देखिए कि शहर लाहौर में ना हमें इस दफ़ा सफाई नज़र आई है, और ये नहीं कि हम उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि अगर इस तरह की सफाई ईद के दिन हो सकती है तो बाकी दिनों में हमें लाहौर इसी तरह चमकता दमकता नजर आए। मैंने आपको वही बात की कि ये कोई नॉर्वे डेनमार्क जैसा मुल्क नहीं है, वहाँ की रियासत नहीं है कि वहाँ पे आबादी कम है, 60 लाख की आबादी है वहाँ की। अब यहाँ पे 2 करोड़ 2.5 करोड़ से आबादी से जाहिर बात है हर आबादी का 2 से 2.5 किलो जो है वो हर आदमी पे जो है कूड़ा वगैरह रोजाना का इस्तेमाल करता है, चाहे वो घर से लेकर रात के खाने तक तमाम तरीके कार अपनाता है। मगर इस वक्त शहर लाहौर में जो आगे होने जा रहा है, सफाई को आउटसोर्स करने जा रहे हैं, सुथरा पंजाब होने जा रहा है,
200 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। 28 जुलाई को जो है ये तमाम कंपनीज जो है आउटसोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन प्री क्वालिफिकेशन में आ जाएंगी। और उसके बाद जो नहीं सॉरी 28 जून तक 1 जुलाई से इन्होंने आउटसोर्स कर देना है। अच्छा, लाहौर छोड़ के तो उसका फायदा होगा? देखिए आपका जब देखिए बाकी शहरों में तो कुछ नहीं हो रहा, लाहौर के अलावा पिंडी के अलावा, यानी कि आपकी 8 कंपनियां इसको जो सॉलिड वेस्ट कंपनीज हैं। तो बाकी जो 26-27 लोकल गवर्नमेंट्स हैं जिसमें तमाम शहर आते हैं, तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ पे तो लोकल गवर्नमेंट भी ही वो वैसे ही एक पुराना जो एक रवायत थी उसके हिसाब से ही कि वो आ गए और वो ले गए, तो आज आए नहीं है। उनका बड़ा रोब होता है अपने अपने इलाकों में। तो ये जब ये कंपनीज आउटसोर्स हो जाएगा तो ये लोग जो हैं हर जगह से इनकी फिर मीडिया वॉल में आ जाएंगे, ये एक उसमें ग्रिप में आ जाएंगे। देखिए 2012 में LWMC आई तो आज ये अपने पाँव पे खड़ी है ना, इसी तरह आज शुरू होकर पौधा लग जाएगा, पौधा भरते भरते दरख्त बन जाएगा। अच्छा, लास्ट पे वो जो बिल्डिंग के जो नक्शा जाता है उसकी फीस में इजाफा किया गया, वो भी बता दें किसकी वजह इसकी ये बनी कि पिछले साल ना कमिश्नर लाहौर डिवीजन जो थे साबका रंधावा साहब, आपको पता ही है, रंधावा साहब आए भी हैं हमारे पास। तो उन्होंने ना पिछले साल देखा कि इनका रेवेन्यू बहुत कम है प्लानिंग वालों का। तो उन्होंने कहा कि LDA के रेट कुछ हो रहे हैं, आपके रेट्स कुछ हो रहे हैं, तो वजह क्या है इसकी कि आपका प्लानिंग में आपके जो नक्शे आते हैं क्या उनके बाद में फीसेस नहीं आती? उन्होंने कहा जी हमारा तो नक्शा फ़ीस की कीमत ही बहुत कम है। जब उसको मिलाया गया तो लगभग वो जो उसका नक्शा फ़ीस थी वो बहुत कम थी। तो इसलिए ये पिछले साल के बजट में 2023-24 के बजट में तय हो चुका था कि इसको बढ़ाना है। तो अब ये 2024-25 का बजट जो आ रहा है ये 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी नक्शा फीसेस। तो इसको LDA की फ़ीसों के मुताबिक किया गया कि जहाँ पे 2 अरब बजट आता था वहाँ पे 4 अरब आए। और जो नक्शा आता था उसकी माइनर सी फीस होती थी। फ़र्ज़ करें आपने एक फार्म हाउस का नक्शा बनाना है तो उसकी फ़ीस क्या है 30 से 40 हज़ार। और LDA में उसी नक्शे की बाद में जो फीस है वो 15.5 से 16 लाख है। तो वो आप फीसेस पे करें, आपको फार्म हाउस बनाने का शौक है आपको वहाँ पे, तो फीस पे करें। इसी तरह आप बिल्डिंग प्लान करवाते हैं, बड़े रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से ये चीज़ है, इसको मैनेज किया गया है। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे तरक्याती काम के हवाले से, बजट के हवाले से, और ये नक्शा फीसेस में जो इजाफा हुआ है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है। इमरान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ना बहुत ही खूब फरहान, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। फरहान तो इतना खूबसूरत गाते ही हैं, लेकिन उनके साथ जो बजाने वाले हैं और सारे उनके जो हमनवा हैं वो भी उनकी वजह से ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं, तो उनको भी हमें जो है दाद देनी बनती है। अच्छा फरहान, तो आप कितनी देर रिहर्सल करते हैं दिन में? मुझे लगता है इवेंट्स इतने होते हैं कि आप लोगों की रिहर्सल ही हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इवेंट्स वगैरह चाचू के साथ इंशाल्लाह और अपना भी करते हैं तो उसमें भी रिहर्सल है, लेकिन फिर भी जो है ना जो रिहर्सल है ना उसको टाइम देना पड़ता है, उसके बगैर तो कुछ नहीं है। उसके बगैर कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो कव्वाली कितनी मुश्किल लगती है? मतलब अगर देखा जाए तो ये वो चीज़ है जो सारी म्यूज़िक की ही बुनियाद है। तो ये बड़ा मुश्किल इसको कहा जाता है, म्यूजिक मौसीकी का एक मुश्किल तरीन, हाँ सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट है ना वो कव्वाली। तो आपको वैसे लगी ये मुश्किल, क्योंकि आपकी तो फैमिली में ये रन करती है, तो आपको मुश्किल लगी कि नहीं लगी? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि फैमिली की बैकग्राउंड की वजह से थोड़ी सी आसानी है हमारे लिए। अच्छा, लेकिन जाहिर बात जो एक चीज़ मुश्किल है वो तो मुश्किल है, काम कोई भी है सीखनी पड़ती है वैसे ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आपने किससे सीखा? मतलब अपने चचा से और इनसे ही, या किसी और से भी सीखा आपने? जी हम अल्हम्दुलिल्लाह चाचू से, दोनों भाई, मैं छोटा भाई, हम चाचू से सीख रहे हैं। और इनके ख़ानदानी काम है तो ज़ाहिर है पहले घर से, फिर उसके बाद फिर कोई उस्ताद जो हमारे क्या नाम है उनसे भी सीखने को मिलता है, लेकिन हम चाचू से सीख रहे हैं, वो भी हमारे उस्ताद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या केले के ड्रीम क्या है, ख्वाब क्या है, आगे चल के किसकी तरह बनना है आपने? क्योंकि कितने लेजेंड गुजरे हैं अगर हमारे यहाँ पर देखा जाए तो। असल में सब बच्चे हैं हमारे से, सब बच्चे हैं मेरे से। तो ये ड्रीम तो यही है कि कुछ इतना कर लें कि कम से कम मेरे को याद करने वाला रहे।
आपके अंदर कुछ हो, टैलेंट हो, तो फिर याद रखा ही जाता है बेशक आपको। तो फरहान, अगर जो जो बच्चे देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, नौजवान नस्ल देख रही है, आजकल उनमें कवाली का बहुत ज़्यादा स्पार्क पाया जाता है। मतलब आजकल मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा कवाली ही सुन रहे हैं। आप खुद भी जवान ही हैं, नौजवान यंगस्टर्स में ही आते हैं, तो बच्चे आजकल कवाली से इतना रिलेट क्यों कर रहे हैं? इसको कुछ आपने कुछ इसका वो निकाला है, क्रक्स निकाला है? बेसिकली एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होती है कव्वाली के लिए ना, तो जो भी सुनता है वो फिर वो मगन हो जाता है इसमें, फिर उसका दिल करता है कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं भी करूँ। लेकिन ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। इसके लिए सबसे पहले तो अदब जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ों का अदब जो है, फिर अपने से सीनियर का अदब जो है। इस कव्वाली जो इतनी फेमस है आजकल, बच्चा बच्चा जो सुन रहा है वो उसकी रीज़न है खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान। ये तो है, वो काम ही ऐसा कर गए हैं कि हर बंदा जो है ना वो ना चाहते हुए भी वो सुन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी आज मुझे याद आ गया, खान साहब की आपने बात की है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक चर्चा चल रहा है, उनकी एक एल्बम लॉस्ट हो गई थी, जो कि सितंबर में उसे रिलीज़ किया जाएगा, और हम सभी बहुत ज़्यादा उसमें वेट कर रहे हैं कि कौन सी उनकी एल्बम आएगी और वो सुनी जाएगी। आप देख लेना कि एक वो यानी खान साहब अल्लाह पाक उन्हें गनी की रहमत करे, वो तकरीबन 1998 में उनकी जो है ना डेथ हो चुकी थी, इस दुनिया से रुखसत हुई। तो मेरी जो पैदाइश है वो 1998 है, यानी कि मैंने उन्हें देखा नहीं हुआ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिन ऐसा होगा बगैर उनको सुने कोई गुजरा हो। बिल्कुल ऐसे ही है बेशक, और सासा है हमारे पाकिस्तान का और हमारी मौसीकी की इंडस्ट्री का। तो मेरे ख्याल से वक्त और ज़ाया नहीं करना चाहिए। मज़ीद क्या सुनाएंगे फरहान आप? खान साहब की एक और गज़ल है, काली काली जुल्फ़ों से। क्या बात है।